Hello dear students, I am Dhananjay. I am here to provide the students of higher secondary school a great help in chemistry. So be ready and watch our today's topic, quantum number. चलिए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स ये है क्या चीज़? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? शेल में होते हैं, और शेल में पाए जाते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स जो है हर शेल में अलग अलग ओरिएंटेशन में, एनर्जी में बटे होते हैं। इसका लोकेशन भी अलग अलग होता है। तो इन्हीं के आधार पर हम ऑर्बिटल्स को 4 क्वांटम नंबर से पहचानते हैं। जैसे हर एक इंसान का आधार नंबर होता है, वैसे ही ऑर्बिटल और ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका भी नंबर है। और वो नंबर कितने नंबर है? 4 नंबर्स, जिनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो चलिए क्वांटम नंबर्स का डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। अ सेट ऑफ 4 नंबर्स with the help of which we can get complete information about all electrons in an atom. क्वांटम नंबर्स जो है वो 4 नंबर का एक सेट होता है। क्वांटम नंबर 4 नंबर का एक सेट होता है, जिसकी सहायता से हमें किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। पूरी जानकारी मिलती है किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और ये इलेक्ट्रॉन के मतलब हर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, उसके सभी के अलग अलग क्वांटम नंबर्स होते हैं। और वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के रूप में क्या क्या देते हैं? वो बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन मतलब किस जगह पर है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर्स? देखिए, क्वांटम नंबर बताता है उस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। सेकंड जो है वो एनर्जी, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अगर एक आप समझिए, एक अगर कोई भी एटम है उसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो अलग अलग सेट में बटी हुई होती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी या चारों क्वांटम नंबर सब सेम हो, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम क्वांटम नंबर्स में और डिटेल में। द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल बोल दिए तो एक ही टाइप का है ऑर्बिटल, काम चल जाएगा। अलग अलग टाइप का ऑर्बिटल होंगे। तो कौन से टाइप का ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? शेप एंड ओरिएंटेशन, और उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में पाया जा रहा है उसका शेप कैसा है, वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, मतलब किस प्रकार से वो ऑर्बिटल जो है शेल में है। इसको बताने का काम कौन करता है? 4 क्वांटम नंबर का सेट। तो आपको समझ में आया, बहुत इजी है। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनका सेट क्या बताता है? वो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसका लोकेशन कितना है, मतलब कहाँ है लोकेशन, और जिस ऑर्बिटल में वो पाए जाते हैं उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है, वो ऑर्बिटल का शेप कैसा है, वो ऑर्बिटल दिखता कैसे है। जैसे आप जिस घर में रहते हो, तो मैं यही जानूंगा कि आप कौन से घर में रहते हो, कौन से मोहल्ले में रहते हो, और जिस घर में रहते हो उसका शेप कैसा है, वो उसका आकार कैसा, साइज कैसा है। तो सेम इसी प्रकार से है क्वांटम नंबर्स। जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है, उसका लोकेशन कितना है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उस ऑर्बिटल का शेप कैसा है, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है।
तो ये सारी जानकारी देने का काम कौन करता है? ये क्वांटम नंबर्स। क्लियर है? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको मिटा दूं, है ना? तो आप रिपीट कर सकते हैं। बताइए क्वांटम नंबर्स क्या बताता है किसी इलेक्ट्रॉन की? हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है, उसका लोकेशन बताता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है, ऑर्बिटल मतलब डब्बा, वो जिस ऑर्बिटल में पाया जा रहा है वो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है? ओरिएंटेशन का मतलब मान लो ये ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल ऐसा है, खड़ा है, कि ऐसा है, अड़ा है, कि ऐसा है ना। ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन किस प्रकार से है, ठीक, उसको बताता है। और उसका शेप भी बताता है, किस प्रकार से वो ऑर्बिटल है जहां वो इलेक्ट्रॉन रहता है। इतना है, इस डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है। करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि एक क्वांटम नंबर सब बताता है, चारों क्वांटम मिल करके इतनी सारी जानकारी इलेक्ट्रॉन की देते हैं। क्लियर है? ओके। तो मैं आप इसको नोट करो। ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है वो क्या है? देखो, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। सेकंड, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। नंबर थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर्स। राइट? मैंने बताया था ना 4 क्वांटम नंबर। 4 तो है, आ रहा है समझ में ना? समझने की कोशिश करो भैया, हम बता दें, ठीक है? और मैं रिपीट नहीं करूँगा। रिपीट करना है, मोबाइल आप रिपीट करके आप सुन लेना, कोशिश करो एक बार में समझने के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से करते हैं और इसको स्मॉल एम से करते हैं और ये स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हो गया ना 4 क्वांटम नंबर, ठीक? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बताता है? मेन एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे देखो, ये एटम है और ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ये 1 3 4 5, ये पूरा गोल है ना। मैं पूरा गोल नहीं बनाऊंगा, मेरे पास राउंडर होता तो ऐसा बना भी देता, ठीक है? थोड़ा स्माइल तो करो यार, ऐसा गुस्सा करके बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको किसे शो करते पता है ना? एन। और देखो ये प्रिंसिपल है ना, PAL, प्रिंसिपल। आपके स्कूल में होता है ना प्रिंसिपल, कॉलेज में होते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो मेन होते हैं ना, उनको कहा जाता है प्रिंसिपल। अब ये जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, उसको हम मेन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? मेन। तो इसको हम मेन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। तो मेन क्वांटम नंबर कहने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि ये मेन एनर्जी लेवल को बताता है। ये सब क्या है? ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये क्या चीज़ है? एनर्जी लेवल है। और ये एनर्जी लेवल कौन सा एनर्जी लेवल है? मेन। ये मेन एनर्जी लेवल है। अभी अंदर नहीं घुसे हैं, ये क्या है? मेन एनर्जी लेवल। क्लियर है? इसको हम शो करेंगे स्मॉल एन से, ये सब। उसके बाद में आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है वो आपको बताता है सब शेल को। किसको बताता है? सब शेल को। ये किसको बताता है? आपके शेल को, राइट? और ये बताता है एजीमुथल सब शेल को, मतलब ये जो मेन एनर्जी लेवल है इसके अंदर भी और सब शेल हैं छोटे छोटे, राइट? सब पर्टिकुलर, सब में और छोटे छोटे। जैसे
अगर ये रायपुर है, ये महासमुंद है, ये बिलासपुर है, तो उनमें क्या होते हैं, मोहल्ले होते हैं ना। तो ऐसी क्या सब शेल है, रायपुर जो है वो बटा हुआ है मोहल्लों में, तो वैसी शेल भी बटा हुआ है सब शेल्स में। इसको अलग से जब बताएंगे तो क्लियर करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है वो इन सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बताता है। शेल के अंदर क्या होता है, सबशेल, और सबशेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स, राइट। शेल के अंदर क्या होते हैं, सबशेल, सबशेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल को बताता है, एजीमुथल जो है सबशेल को बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल्स को बताता है। इसको मैं अलग अलग से बताऊंगा, क्लियर करूंगा। ऑर्बिटल्स है ना, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है। ठीक है, किसके बारे में देता है, इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन। ये तो ये सेट है 4 क्वांटम नंबर्स का। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, ऑर्बिटल्स में। फिर से देखिए, शेल है, शेल किस में बटा है, सब शेल में बटा है, छोटे छोटे सब शेल और बटा हुआ है ना, छोटे 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 किसमें, ऑर्बिटल्स में। सब शेल में और छोटे छोटे ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन्हीं ऑर्बिटल्स में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका ओरिएंटेशन एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ये इस प्रकार से ओरिएंटेशन होता है, मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो ऐसे ही मोटा मोटा देख लीजिए टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बताता है शेल को, मेन एनर्जी लेवल को बताता है। एजीमुथल जो है वो इसके अंदर में और छोटे छोटे है ना सब शेल्स होते हैं, उसको बताता है। मैग्नेटिक जो सब शेल होता है उसके अंदर में और ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो हो किस प्रकार से बैठा हुआ है ना। चलो इतना है। तो अब हम सबसे पहले आपको बताएंगे कौन सा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे पहले आता है। नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इंडिकेट्स द प्रिंसिपल शेल और मेन एनर्जी लेवल। आपको मैं बताया था, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना, इधर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये क्या चीज़ है, मेन एनर्जी लेवल है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है वो मेन एनर्जी लेवल को बताता है। ये इसी के बारे में जानकारी देगा, इसके अंदर क्या है उसके बारे में नहीं बताता वो, इसी के बारे में ही वो जानकारी देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। और इसके बारे में जानकारी देता है और इसके बारे में बताता है कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, अंडरस्टैंड। तो ये समझे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल शेल, प्रिंसिपल शेल, मेन शेल, मुख्य, और मेन एनर्जी लेवल। ये सब एनर्जी लेवल है, याद रखना। एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं, इसी को शेल भी कहते हैं, इसी को एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो ये मेन शेल है, ये मेन एनर्जी लेवल है, इसके बारे में बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी लेवल में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। कौन देता है इसकी जानकारी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसको नोट कर ले होंगे, है ना। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है, कर लिया करो, वीडियो पॉज करके कर लिया करो, मैं आपको बार बार नहीं कहूँगा, करेक्ट। चलिए सेकंड पॉइंट को रजनी आप पढ़ो सेकंड पॉइंट। यस बेटा, या ठीक है, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। एंड इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर जानते हैं ना, पॉजिटिव इंटीजर, वो नेगेटिव भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर विद वैल्यूज 1 2 3 क्या होगा, 1 2 3 है ना, 4 5, वो आगे तक जहाँ तक जाना है, जितने ज़रूरत है उतना ले लेना, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसको एंड, ठीक, एंड रिप्रेजेंटेड बाय KLMN। इसको हम KLMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 1
2 ये वाला 3 4 5 इस प्रकार से, या इसी का नाम क्या है KLMN, इसको KLMNO, ये इस प्रकार से भी इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर हो गया ये, दिस इज ऑल अबाउट मेन एनर्जी लेवल। तो पहले आपने देखा कि पहला नंबर में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से लोकेशन में मेन एनर्जी लेवल में कहाँ पर है वो बताता है। दूसरा, ये क्वांटम नंबर जो है इसको स्मॉल n से शो करते हैं और इसके वैल्यूज़ जो है 1 2 3 4 होता है, या फिर हम इसको KLMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? राइट, ओके, चलो। एज द वैल्यू ऑफ n increases the distance of the shell increases। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही as the value of n increases, जैसे जैसे n के वैल्यूज बढ़ते जाते हैं, as the size of n increases, जैसे जैसे n का जो वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज द डिस्टेंस ऑफ द शेल। तो न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो ना, ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है या यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है, बार बार ज़्यादा होगा ना, इससे ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये। तो n की वैल्यूज जो है जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब आप देखिए, वैल्यू ऑफ n करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वैल्यू ऑफ n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देख लेना भैया, फिर से देखो, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं ना, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ता है। नंबर 4 विद, करेक्ट, इस पॉइंट का मतलब है जैसे जैसे शेल, यहाँ पे लिखा ना, n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। कितने, मतलब किसी भी शेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, n स्क्वायर। याद रखना इस चीज़ को, ये आता है MCQs में। जैसे मैं अगर बात करता हूँ n इक्वल टू 3, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अरे अगर मैं इसको लेता हूँ, इसके लिए n इक्वल टू क्या है 3 ना, तो हाँ, वेरी गुड। तो ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर, मतलब क्या होगा 9। इसमें 9 ऑर्बिटल्स होंगे। क्लियर है? इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9 ऑर्बिटल्स होंगे। बिल्कुल ध्यान देना, वेरी गुड, मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब मैं अगला पॉइंट और आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपके पास ऑर्बिटल्स हैं जिसको एनर्जी लेवल भी कहा गया है, तो वो एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है, हर शेल की एनर्जी अलग अलग है। तो अब आप देखेंगे कि हर शेल की एनर्जी अलग अलग है, तो कितनी एनर्जी है उसमें, राइट।
इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी, इसकी एनर्जी कितनी, इसकी एनर्जी कितनी, इसकी एनर्जी कितनी है। हर एटम में, हर शेल की एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, राइट। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं इसको इसमें बता देता हूँ। कौन सा नंबर है? 5th। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए। आप इस फार्मूला से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, n यहाँ पे लिखा है, ये n क्या चीज़ है? ये वाला n है ना। देखो E फॉर एनर्जी, E क्या चीज़ है? एनर्जी। ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ, ये क्या चीज़ है आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। किसी शेल में, मैंने बताया ना कि हर शेल की एनर्जी अलग अलग होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी एनर्जी भी अलग होगी। तो पर्टिकुलर शेल में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी किसी भी एटम में, हर एटम का अलग अलग होता है हिसाब किताब। ऐसा नहीं कि हम किसी एक एटम का निकाल लिए तो सबके सेल का वही होगा हिसाब, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं होगा देखना ध्यान से। ई क्या चीज़ है? एनर्जी। और एन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ शेल। और ई एन जो लिखा हूं वो क्या है? एनर्जी। एनर्जी ऑफ nth शेल, nth शेल की एनर्जी। क्लियर? यहाँ पर पाई तो आप लोग को मालूम है, पाई का वैल्यू है ना, और पाई की वैल्यू क्या चीज़ है, पाई की वैल्यू ये सब पता होना चाहिए। z क्या है आपको मैं बता चुका हूँ पहले वीडियो में। z जो है वो होता है एटॉमिक नंबर। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है? किसका एटॉमिक नंबर? जो एटम लेंगे उसका, ऑफ द एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। me, ये me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n तो मैं लिख चुका हूँ, n क्या चीज़ है? नंबर ऑफ शेल। और h जो होता है ये होता है प्लैंक कांस्टेंट है, करेक्ट? क्या है ये? प्लैंक कांस्टेंट। तो आप इसको पूरा एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कौन सा क्या है। ई एन मतलब nth शेल की एनर्जी। जैसे मान लो ये है शेल, न्यूक्लियस है, और ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैं अगर nth शेल बोला तो n शेल यानी n इक्वल टू अगर ले रहा हूँ 4, तो जहाँ जहाँ मैंने n लिखा वहाँ क्या लिखेंगे? 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? E4 मतलब 4th शेल की एनर्जी या 4th शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ Z जो है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। सपोज मैंने लिया है लिथियम। क्या लिया है? लिथियम। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। याद रखना, अगर मैं हाइड्रोजन ले लिया तब क्या होगा? Z का वैल्यू क्या होगी? Z की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, करेक्ट? अगर मान लो मैं बोरॉन लिख दिया, बोरॉन, तो बोरॉन में Z का वैल्यू क्या होगा? 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो आप देखिए सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। वो एटम पर भी डिपेंड करता है, शेल पर तो करता ही है, एटम पर भी डिपेंड करता है। तो ये कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो कौन कौन सी वैल्यू कांस्टेंट? ये वैल्यू और ये वैल्यू, सब वैल्यू कांस्टेंट है। तो सबको मैं मिला करके एक वो कर देता हूँ सबको। हाँ, यहाँ पर इसकी यूनिट लिख देते हैं। यहाँ पर यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, करेक्ट? पहले इसको ना आप थोड़ा छाप लो, करेक्ट? छाप लिए? चलिए, तो मैं सबको अगर कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट को अगर मान लो सब कांस्टेंट वैल्यू है, तो सब कांस्टेंट को अगर मान लो मैं
है ना, उसके वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देना, क्यों लगा के मैं बताऊँगा आपको। नेगेटिव साइन लगता है ना, नेगेटिव क्यों लगता है मैं आपको बताऊँगा, नेगेटिव लगा लेना। तो सारे चीज़ को कांस्टेंट वैल्यू को मैंने रखा, तो कांस्टेंट वैल्यू को रखने के बाद मुझे यहाँ पे ये मिलता है -13.6। इस वैल्यू को याद रखना, -13.6, करेक्ट। तो ये सारे कांस्टेंट को लेकर के मेरे सॉल्व करने पर ये मिला, राइट। अब जो कांस्टेंट जो नहीं है वो क्या चीज़ है, इनटू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या नहीं है, हाँ एन तो है ही नहीं, ऊपर में क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, यही नहीं है कांस्टेंट, तो जेड स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अब इसमें ये कांस्टेंट है तो क्या होगा, एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ई एन किसी भी शेल या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर आता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा देना, आप इससे भी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन के लिए ई एन की वैल्यू क्या होगी। बना लेंगे कि नहीं? अरे हाइड्रोजन ले रहा हूँ भाई, कोई हाइड्रोजन 1 होता है ना, तो इसमें जेड की वैल्यू क्या, देखो हाइड्रोजन 1 होता है ना, याद रखना जेड इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, और एन इक्वल टू, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में शेल कितने होते हैं, एक ही तो शेल होता है क्या, ये है ना, एक ही शेल है, एक शेल है ना, तो एन इक्वल टू क्या होगा 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही तो है, तो जेड इक्वल टू कितना है 1। तो आप देखो इसको सॉल्व करके, है ना, क्या फॉर द कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होते हैं ना, फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, z इक्वल टू 1, ठीक, n इक्वल टू 1, क्यों, ओनली 1 शेल, और z क्या चीज़ है, ये एटॉमिक नंबर। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू क्या होगा, ई एन इक्वल टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, एन की वैल्यू भी 1 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर एंड 1, तो आपका क्या आया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ताली बजाओ, राइट, ये आ गया, स्मार्ट हो गए आप तो बच्चों हमने देखा, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ, तो आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या जानकारी दे दिया आपको। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बता दिया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ने ये भी बता दिया कि वो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसका लोकेशन मतलब एन की वैल्यू मतलब मेन एनर्जी लेवल, इसको भी बता दिया। अब आगे जो है आपका एजीमुथल, वो क्या बताता है वो हम देखते हैं। अब अच्छा ध्यान एक ज़रूर रखना, इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइन को याद रखना, नेगेटिव साइन है, और इसमें ये भी पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर शेल में राइट कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, एन स्क्वायर, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एन स्क्वायर, उसको भी याद रखना, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए सेकंड नंबर पर आता है क्वांटम नंबर, वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। पहला वाला क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल n से शो करते थे, और इसको हम करेंगे स्मॉल l से शो करेंगे, राइट। तो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर
ये क्या चीज़ बताता है वो देखिए। दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, ये किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो देखते हैं। ए, नंबर ऑफ सब शेल। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो क्या है, शेल को बताता था, मेन शेल को बताता था, है ना, मेन एनर्जी लेवल को बताता था। ये इस प्रकार से देखिए, करेक्ट, ये न्यूक्लियस होता था 1 2 3 4, यह एन की वैल्यूज़ है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है मेन एनर्जी लेवल को बताता था, तभी तो उसको मेन क्वांटम नंबर भी कहते हैं ना, प्रिंसिपल। और ये जो है एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस शेल के अंदर, सब शेल होते हैं, शेल के अंदर ही होते हैं सब शेल, उसको बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ सब शेल को बताता है। अब ये देखिए कि कितने सब शेल होते हैं एक शेल में, तो आप इसके लिए याद रखिए नंबर ऑफ सब शेल L in a shell N is equal to, correct, number of subshell in a shell is equal to N, मतलब L is equal to क्या हो जाएगा, N, नंबर ऑफ शेल इन अ शेल N, ठीक है, L is equal to N, मतलब जितनी वैल्यूज N की होगी उतनी ही वैल्यू L की होगी। अगर N की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू भी क्या होगी, 2 होगी। लेकिन यहाँ पर देख लो फिर से, नंबर ऑफ सबशेल L इन अ शेल इज इक्वल टू, या यहाँ पे लिख सकते हैं N, ये ठीक है, फार्मूला ये ऐसे ही। और ये कहाँ से होता है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1। अब 0 to n-1 हम यहाँ पर आप इसको समझते हैं। इफ n इज इक्वल टू 3, किसके लिए, फॉर शेल या फॉर थर्ड शेल, थर्ड शेल के लिए n की वैल्यू क्या होगी, n, थर्ड शेल समझते हैं ना, ये देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो थर्ड शेल के लिए मतलब इस शेल के लिए इसमें कितने सब शेल होंगे वो कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, या हम शुरू से करें क्या, है ना, n इक्वल टू, फॉर n इक्वल टू 1, मतलब कौन सा शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब देखते जाइए, कैलकुलेट करते हैं। n इज इक्वल टू 1, तो आपको मालूम है कि l इज इक्वल टू क्या होगा, n, अर्थात 1। l के भी कितने वैल्यूज़ होंगे, 1 वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू हमने बताया था कि l, द वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, तो 1 ही होगा। लेकिन वैल्यूज़ कहाँ तक होगा, रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, तो 0 मतलब 0 टू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1, तो 1 - 1, तो 0 to क्या हो गया, 0,
यानी क्या होगा 0, करेक्ट। उसकी वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। फिर से देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी, लेकिन उसको हम शो किससे करेंगे 0 से करेंगे, करेक्ट। अब हम आपको बताते हैं कि, या एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, दूसरा वाला ये हो गया 0 को हम s सब शेल से शो करते हैं, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिखेगा निश्चित, करेक्ट। S P D F ये है सब शेल। सब शेल क्या क्या है S P D F। S के लिए वैल्यू होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, ये याद रखिएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देखना, अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी फर्स्ट शेल लेते हैं, तो l इक्वल टू क्या होगा n, दोनों की वैल्यू बराबर, तो l के भी एक वैल्यू होगी, राइट, मतलब 1 वैल्यू। और रेंजिंग फ्रॉम, देखो फार्मूला क्या है 0 to n-1, तो n की वैल्यू हमने क्या लिया है 1, तो ये सॉल्व करेंगे तो 0, तो 0 यानी क्या कराएगा s सब शेल है, तो s सब शेल के लिए वैल्यू क्या है 0, करेक्ट। अब इसको हम चेंज करते हैं, n इक्वल टू 2 लेते हैं, तो ये भी 2 वैल्यूज़ होंगे, l के 2 वैल्यूज़ होंगे, तो l के 2 वैल्यूज़ कौन कौन से होंगे वो देखते हैं। 0 to n-1, तो ये होगा 0 to 2-1, और 2-1 मतलब क्या होगा 1, मतलब 0 to 1 यानी 0 और 1। तो 0 के लिए हमने बताया क्या, 0 के लिए s और इसके लिए क्या होगा p, मतलब ये हो जाएगा s और p, ओके। तो आप देखेंगे कि जब मैंने n इक्वल टू 1 लिया था तो उसमें क्या आया था l की वैल्यू 0 मतलब s, तो यहाँ समझ जाना कि यहाँ पर क्या है केवल s बस है। जब l इक्वल टू 2 लिया, n इक्वल टू 2 लिया, तो इसके भी 2 मान आए, 2 वैल्यूज़ आए l के, और कौन कौन से थे वो 0 और 1, 0 मतलब s और 1 मतलब p, तो इसमें रहेंगे s और p, बस वो ऐसे ही है। अब देखते जाइए जादू कैसा होता है। n की वैल्यू लेते हैं हम 3, किसके लिए थर्ड के लिए, तो 3 वैल्यूज़, तो यहाँ पर क्या होगा 3, और यहाँ हो जाएगा 3-1 मीन्स 2, और यहाँ पे 0 to 2 है, मतलब 0 से 2 तक पहुँचने के लिए आपको 1 को भी तो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2, 0, 1 और 2, तो 0 मतलब s, 1 मतलब p और 2 मतलब क्या होगा d। तो यहाँ देखना थर्ड शेल में कितने l के वैल्यूज़ होंगे 3, जितने n के उतने l के, लेकिन l कहाँ से कहाँ तक होगा 0, 1, 2, 0 मतलब s फिर p और d, मतलब थर्ड में आपका s भी आ जाएगा, p भी आएगा और d भी आएगा। n इक्वल टू 4, कौन से सेल के लिए फोर्थ सेल के लिए, तो n इक्वल टू 4, तो l के भी 4 वैल्यूज़ होंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 4 - 1, 4 - 1 मतलब 0 से 3, और 0 to 3 मतलब ये हो जाएगा ये, और 3 मतलब यहाँ पे देखिए 3 मतलब f, तो यहाँ पर f भी आएगा। तो f जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है फोर्थ से, तो यहाँ आपका आ जाएगा s, p, d और f। तो आपने देखा कि ये न्यूक्लियस है, आपने देखा कि सबशेल जो है उसकी संख्या शेल की संख्या के बराबर होती है। अगर n की वैल्यू 1 है तो एक ही सबशेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो 2 सबसेल होगा, n की वैल्यू 3 है तो 3 सबसेल्स होंगे, n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 सबसेल्स, इसी तरह से आगे अब जाते जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं
अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको, करेक्ट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको मैं एक इसी में ही आपको बता देता हूँ, मैं यहीं पर जान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। देखो S में जो होते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं से समझ में आ जाएगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में होते हैं 14, करेक्ट। ये है S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, P की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स, D की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स और F की कैपेसिटी कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये देख लो। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 में केवल S है और S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में जब एक ही सब शेल है और एक सब शेल यानी S बस है और S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे मैक्सिमम 2। तो इसकी कैपेसिटी, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी हो गई 2 ओनली, राइट। ये 2। सेकेंड में देखेंगे आप, इसमें S भी है और P भी है, सेकेंड से है S और P। S में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 और P की कैपेसिटी कितनी है 6 है। तो ये 2 इसमें और ये 6, तो टोटल कितने हो गए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद देखना S में 2, P में 6 और D में उधर देखेंगे D में कितने हैं 10, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर यहाँ देखेंगे आप फोर्थ में S P D F सभी है। S में 2, P में 6, D में 10 और इसमें 14। तो ये सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जब हम आपको मेन क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे उस समय भी हमारा कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही था, करेक्ट। और ये जो है एक फार्मूला को फॉलो करता है, कौन सा है याद करो। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेल में इस हिसाब से आते हैं ना 2n स्क्वायर के हिसाब से, 2n स्क्वायर के हिसाब से। ये देखिए कैलकुलेशन कर लेना या पीछे वीडियो को ले जा करके देख लेना। n की वैल्यू अगर 1 है मतलब फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का तरीका है, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें देखना कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो आप देखना ये सेकेंड शेल है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8 हुआ। नंबर थर्ड में देखते हैं 2n स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 9 2 ज़ा 18। 4 के लिए देखते हैं 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16 और 16 2 ज़ा 32। तो दोनों तरफ से क्रॉस चेक हो गया ना, राइट। तो हमने जो बताया था पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में कि इलेक्ट्रॉन जो है इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी शेल में होते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लिए। और हमने एजीमुथल को जब फॉलो किया तो एजीमुथल की दृष्टि से भी आपको इसी प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। क्लियर है, ओके। अब आप एक चीज़ पूछना नहीं चाहेंगे कि सर ये SPDF क्या है, हम ही बता देते हैं। SPDF क्या है, सब शेल है। SPDF क्या है, सब शेल है, राइट। तो इसका नाम क्या है ना, SPDF क्यों है, तो कुछ हिस्टोरिकल उसका लेटर है जिसको फॉलो किया गया है। सब शेल 0 1 2 3, चलो इतना ही लेते हैं हम। 0 मतलब S P D और F। इसका नाम देखते हैं
है ना। इसके नाम हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है वो देखते हैं। एस शार्प पी से है, प्रिंसिपल डी से है, डिफ्यूज्ड राइट, और एफ फॉर फंडामेंटल राइट। ये याद रखना, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा नेम राइट, एक्सटेंशन है, नेम है। 0 मतलब एस, एस को कहते हैं शार्प, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, और ये करेक्ट। अब आपको पता होना चाहिए सेकंड, दिस गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट पहला शेप, सॉरी नंबर ऑफ सब शेल। अब पता चल गया नंबर ऑफ सब शेल कितने होते हैं, जितने एन होंगे उतने ही एल होंगे, और कौन कौन से होंगे ये भी पता चल गया। सेकंड जो बताता है वो है आपका शेप, क्या बताएगा, शेप। सेकंड यानी बी, बी में क्या है, एक चीज़ और बताता है वो, क्या बताता है इसको, जिससे इसका नाम पड़ा है एंगुलर मोमेंटम। इसका फार्मूला क्या था, The orbital angular momentum। आप ऐसी है ना, ये एल है ना, एल से बस यही डायरेक्ट दे दो, क्या दिक्कत फॉर्मूला है ना। एल इक्वल टू क्या है, रूट ओवर या रूट ओवर एल ब्रैकेट में एल प्लस 1 एल प्लस 1, वेरी गुड, एच। एच राइट। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ एच नहीं है वो, ये ऐसा एच, ओके। इसको कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ये रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है, ये ऐसा रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है ना। अगर इसकी वैल्यू को फिर से अच्छे से पुट करें तो L इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। इज दैट क्लियर, राइट। सो विथ दिस फार्मूला है ना, यू कैन कैलकुलेट। अच्छा ये रूट ओवर ये है क्या कि अलग है, बाहर है ना, श्योर। तो इसको मैं बाहर कर देता हूँ, ये बाहर है ना, बाहर है कि नहीं, हाँ चलिए राइट। चलो अगर मैं सपोज पी इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इसमें उसका एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। पी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पी इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि P के लिए, P की वैल्यू कितनी है 1, S के लिए 0, P के लिए 1। तो यहाँ पर क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा, P के लिए 1, हाँ, फॉर P L इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू, चलो इन इक्वेशन 1 L इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, होगा कि नहीं। सारिका इसको कैसे सॉल्व करोगे,
सारिका को बताने दो, नहीं बनेगा। चलो इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो √2 h/2 पाई। यहाँ पर देखना ये इंटू का साइन है, ऊपर में क्या है √2 और नीचे क्या है केवल 2। आप याद कीजिए, आप क्लास 10th में पढ़े थे, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नहीं, √2 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जोर से बोलो, है ना। √2 और √2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 आता है ना। तो 2 को हम √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहाँ पर देखिए L इक्वल टू √2 इंटू h/√2 इंटू √2 और ये क्या है पाई। ये √2 कैंसिल हो गया, तो L इक्वल टू क्या होगा h/√2 पाई। करेक्ट। तो ये है एंगुलर मोमेंटम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ हो आपका P में हो तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आप इस प्रकार से निकालेंगे। ये तो कैलकुलेट कर लोगे अब। h जो है वो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है ना। और पाई जो है उसकी वैल्यू भी वो भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों की वैल्यू पता है और √2 की वैल्यू तो आप जानते हैं, निकाल लेंगे। तो आप एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू निकालेंगे, किसके लिए P इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो S में है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है S में है, तो S में है तो S की वैल्यू कितनी होती है, 0 ना, 0, S की वैल्यू 0। तो अगर इलेक्ट्रॉन S में है तो वहाँ पर L की वैल्यू क्या होगी 0। कभी भी याद रखना, S में है तो L की वैल्यू 0, P में है तो 1, D में है तो 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सब 0 आ जाएगा, 0 0 0। करेक्ट भाई। आप बताओ ये अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो D में है, इलेक्ट्रॉन D में है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू 2 रखते हैं। जोर से बोलो थोड़ा सा, L की वैल्यू 2 पुट करते है ना। D है तो L की वैल्यू क्या होगी 2, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए कितनी होगी 2। तो यहाँ पर 2 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, बस ऐसे ही निकालना है। क्लियर है, सिंपल है। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आएगा, है ना। फिर उस समय और एक बार वीडियो देख लेना। क्लियर है, यस सर। गुड। उसके बाद ये एंगुलर मोमेंटम निकल गया, चलो नोट करो। नंबर 3 में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल m से। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है, राइट, ये नंबर 3 में आने वाला क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, गिव्स स्पेशियल ओरिएंटेशन। स्पेशियल ओरिएंटेशन समझते ना, स्पेशियल मतलब 3D में, ओरिएंटेशन मतलब किस प्रकार से वो जमा हुआ है, 3D में किस प्रकार से ओरिएंटेड है, ऑफ द ऑर्बिटल्स। M gives, M मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव्स स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, राइट।
तो जितने भी ऑर्बिटल्स हमने किसमें पढ़ा, एजीमुथल में पढ़ा, एल, है ना, तो ये भी उसमें एल में ही डिपेंडेंट है। एक फार्मूला है कि m जो है वो l पर डिपेंड करता है, m डिपेंड्स अपॉन द l, वैल्यूज ऑफ l। तो m के कितने वैल्यूज होंगे, कितने नंबर्स होंगे, तो देखिए नंबर ऑफ m मतलब ऑर्बिटल्स इज इक्वल इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2l + 1। हम बात करेंगे 2l + 1 ना, 2l + 1। l मतलब क्या है, वही है s p d f। s मतलब 0, p मतलब 1, d मतलब 2 और f मतलब 3। तो जब अगर मान लो मैं आपको s सब शेल के लिए पूछूं तो वहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, s के लिए l की वैल्यू 0। फॉर s सब शेल, फॉर s सब शेल, या हम कह सकते हैं हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यानी m इन s सब शेल, s सब शेल इज इक्वल टू क्या होगा, 2l + 1। तो l इज इक्वल टू कितना होगा s के लिए, l इज इक्वल टू 0। s के लिए देखो, s के लिए कितनी वैल्यू क्या है, 0। तो क्या होगा, ये वैल्यू में पुट करेंगे तो 2 × 0 + 1, तो 2 0 × 0 + 1 मतलब 1। कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन s सब शेल इज इक्वल टू, फार्मूला वही है 2l + 1। तो चूंकि s के बारे में पूछा गया है और s की वैल्यू होती है 0, तो l हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 रखेंगे, है ना। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पर वैल्यू रखें l का, तो 2 0 × 0 + 1 और ये आया तो 1 ऑर्बिटल्स। अब आप देखते जाइए, आप ऐसा काम करते जाइए। अब आप, है ना, ये ले लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, करेक्ट। अब आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सब शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन p सब शेल। प्रतिभा बताइए अब क्या करना होगा, फार्मूला वही है, हमने लगा दिया, गुड। p की वैल्यू क्या है, 1 है, तो l की जगह हम क्या रख देंगे, 1, है ना, ये 1, करेक्ट। तो यहाँ पर हम 2 × क्या कर देंगे, 1, तो 2 1 × 2, करेक्ट, और 2 + 1 मतलब कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स। ये देखो 3 ऑर्बिटल्स। पहले में क्या आया था, 1 ऑर्बिटल आया था, 1 ऑर्बिटल था, तो ऐसे ही बस बना देना, ठीक है, 1 ऑर्बिटल। s सब शेल में कितने ऑर्बिटल, 1। s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स, एक ही ऑर्बिटल्स बस। अब p में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 हो गए। और ये इस प्रकार से, अब इसका भी देखिए, है ना, ये तो हो गया वैल्यूज़, है ना, हो गया ना। अब देखो नंबर हुआ, वैल्यूज़ नहीं, अभी नंबर निकालें, कितने होंगे वो निकाल रहे हैं, नंबर नहीं निकला अभी। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन, अब आते हैं हम किस में, डी सब शेल पे। तो यही फार्मूला है, एल का वैल्यू क्या होगा, 2, बोलो, यहाँ क्या करें, 2 2 2 × 4 और 4 और 1 5। कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, गुड, है ना, सरल, गुड। यस सर बोल रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया ना जोर से, यस सर ऐसा बोलना चाहिए,
अब बचता है एफ। एफ के लिए बताओ, अब यहाँ पर एफ सब शेल, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एफ को सामने दिया है 3, यहाँ पर हम 3 लगाएंगे और 3 टू ज़ा 6, 6 और 1 7, कितने ऑर्बिटल्स 7 ऑर्बिटल्स। बस यही है। सो देखो ये ऑर्बिटल्स है ना, थोड़ा देख लेना, ये सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत हो जाता है। ऑर्बिटल्स कहीं स्पेलिंग है, आप लोग सुधार लिया करो, खिंचाई नहीं करना, बस खिंचाई नहीं करना कि सर आपने तो गलत लिखा है यहाँ पे। मज़ा आता है ना, गलती हमसे होती है तो गलती तुम करो तो अच्छा है। चलिए मिटाते हैं। अभी हमने देखा कितने नंबर, अब देखते हैं वैल्यूज ऑफ m, करेक्ट, वैल्यूज ऑफ m। ये भी डिपेंड करता है आपके l पे ही। वैल्यूज ऑफ m किस पर डिपेंड करता है, l पर। क्या होंगे इसकी वैल्यूज, देखो ध्यान से, -l to 0 to +l, -l to 0 to +l, है ना। ध्यान इधर देंगे, फॉर s सब शेल l इक्वल टू कितना होता है 0, तो यहां पर देखो वैल्यूज ऑफ m फॉर s सब शेल इक्वल टू वही -l to 0 to +l, -l की वैल्यू क्या है 0, 2 0 2 +l क्या होगा 0, है ना। सबको करेंगे तो क्या होगा 0 to 0 to 0, 0 to 0 to 0, ठीक है, आया समझ। तो आप ऐसा डिब्बा बनाना और यहाँ पे लिखना 0, एक डिब्बा बनाए और क्या किए 0। अब देखते हैं इसी में वैल्यूज ऑफ m, है ना, -l to ये हो गया, फॉर ये आ गया आपका नंबर 1 कर लो s के लिए, राइट। फोटो खींच लिए। अब देखो सेकंड किसका आता है, p के लिए आता है। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, फॉर p सब शेल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या रखेंगे, है ना, -1 2 0 2 +1, तो -1 है ना, 2 क्या क्या होगा बताओ, -1 0 और +1, -1 और ये क्या है +1, ये है वैल्यू। यहाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू ये है, ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू ये होगी, इस डिब्बे की वैल्यू है ना, ठीक है, बढ़िया, ऊपर बैठो। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड में डी सब शेल के लिए देखते हैं। किसके लिए, डी के लिए। एल की वैल्यू क्या होगी 2, राइट, तो 2 होगी तो क्या होगा ये -l, यहाँ पे -2 to 0 to +2, -2 है ना, एक किसके लिए है डी के लिए, तो -2 to 0 to +2, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से 0 में पहुंचने के लिए -1 को तो पार करना पड़ेगा ना, तो -2 से 0 डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाओगे कूद करके, तो -2 से
-1 पहुंचोगे तब क्या मिलेगा 0, और +2 तक पहुंचने के लिए +1 को भी पार करना पड़ेगा, तो ये +2 पहुंचेंगे। करेक्ट, ये ऐसा और ऑर्बिटल्स बढ़ गया, ये -2 और ये क्या होगा +2। क्लियर है ना? ये सब वैल्यूज़ हैं उसके, ये m के वैल्यूज़ हैं। हम ही करें सब, चलो कोई दिक्कत नहीं। राइट, आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर है f सब शेल, L = 3 f 3202 -3202 दिखा देते हैं और थोड़ा। करेक्ट, तो -3 यहाँ पे और बढ़ जाएगा -3, और ये क्या होगा +3, और डिब्बे बढ़ा दो +3। क्यों, केमिस्ट्री कैसा है, सरल है ना? गुड, केमिस्ट्री सरल नहीं है भैया, सरल तरीके से पढ़ाया जा रहा है इसलिए सरल लग रहा है। डन, ये वैल्यूज हैं, फोटो खींच लो। m gives spatial orientation of the orbitals, राइट। आपको बता देते हैं, अभी थोड़ी जानकारी फिर बाद में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में इसको पढ़ा जाएगा, है ना, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फुल टूल, राइट। फिलहाल आप देख लो, ये ऐसा दिखता है s ऑर्बिटल, है ना, और आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हो तो ऐसा निकालते हो, ऐसा है ना, s लिखते हो ना, ऐसा वो होता है, ऐसा है। शेप क्या है, स्फीयरिकल, शेप कैसा है, स्फीयरिकल। सेकेंड, p ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 p होते हैं। तो 3 p कैसे होते हैं, देखिए, px py और ये pz, 0 -1 और ये क्या होता है +1। और ये कैसे दिखता है, देखो, ये x एक्सिस के साथ रहता है, ये y के साथ रहता है, और ये किसके साथ रहता है, z के साथ। ये स्पेशियल 3D। अब इसको मैं कैसे बताऊं, मुझे अगर 3 पेन अगर मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा किस कैसा होता है। 3 पेन ला करके दिया जाए मुझे, 3 पेन ला कर दिया जाए, ये x है, ये y है, और ये क्या है, z है। अब ये इसका जो शेप होता है, जैसे ये है स्फीयरिकल, और ये इसका जो शेप होता है ना, शेप, इसका शेप जो होता है वो डम्बेल, कैसा होता है, डम्बेल। समझ में आ रहा है, डम्बेल जानते हो किसको बोलते हैं, डम्बेल, डमरू के टाइप का होता है ना, ऐसा डम्बेल। तो ये है, ये इस प्रकार से शेप होता है इसका, p ऑर्बिटल्स का। एक x एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक y के साथ होता है, और एक जो है वो z के साथ होता है। दोनों साइड होता है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। क्लियर, दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उधर लिखूंगा तो दिखेगा, क्रॉस तो नहीं होगा। ये क्या है, P है, और क्या बना दिया हमने, D। इसका भी नाम है, देखो, DXY,
ये है dy z, और ये होगा dz(x), ये होगा dx²y², और ये होगा dz²। ये d ऑर्बिटल्स मैंने बना दिए। वैल्यूज आपको पता है, ये बीच में इसकी वैल्यू 0, इसको -1, -2, +1, +2। ये होता है इसका शेप जो है, शेप डबल डम्बल, राइट। डबल डम्बल मतलब इसका थोड़ा सा इधर है ना, कंफर्टेबल है। मैं इधर बना देता हूँ डबल डम्बल। डी को कैसे बनाते हैं, dxy, जो dxy लिखा हो ना, डबल डम्बल है, तो x और y के बीच में रहेगा। ये जैसे x है और ये क्या है, y है। d ये वाला ऑर्बिटल है डबल डम्बल, तो ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। x और y इधर, और इधर ये नेगेटिव साइड भी है ना, और ये इस साइड भी है। डबल डम्बल है, 2 डम्बल बना ना, ये देखो इधर x लिखे इधर y लिखे, बना दिए। और ये ना तो x एक्सिस पे है और ना ही y एक्सिस पे है, दोनों के बीच में सिमेट्रिकली। उसका सेकेंड वाला जो है, ये कौन सा ऑर्बिटल्स है, dxy। सेकेंड जो है वो है dyz। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको yz इसी से काम चला लो। इसको आप कर लो y, इसको कर लो आप z। अलग से करेंगे ना। क्यों ऐसा किया सर, आप तो नीचे वाला जो है उसको x लिखे थे। अरे भैया, आप किसी को भी x मानो ना, किसी को भी y मानो, किसी को z मानो। ये इस प्रकार से है, 3D में है। स्पेशल जो वर्ड आया वो मतलब 3D में ही होता है। एक तो होता है प्लानर, होता है प्लानर मतलब ये ऐसा एक प्लेन में होता है, चाहे ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो, ऐसा रखो। स्पेशल 3D में ये देख लो आप, ये इस प्रकार से। इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, चाहे इसको x मानो, इसको y मानो, इसको z मानो, चाहे इसको x मानो, इसको z मानो, इसको y मानो, जैसा भी मानना है, सब एक ही है पूरे सब तरफ। ओके, सब परपेंडिकुलर है, इसलिए रोटेट कर सकते हैं। तो yz हो गया। अब तो सरल है ना। अब zx कैसे बनाएंगे, zx या xz जो भी लिखो, zx, इसको आप zx कर लो, zx हो गया। अब यहां पर देखो x² y² जो दिख रहा ना, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये x है और ये y है, या इसको x कर लो, चलो इसको y कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहाँ सीधा है ना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं ना, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। जब x² y² जब बोला गया तो क्या करेंगे, सीधा कोऑर्डिनेट के ऊपर में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dx² y²। अब आता है लास्ट में dz²। dz² के लिए आप, ये है आपका dz², ये ऐसा बना देना। ये z एक्सिस है, ये हो सकता है x या y जो भी है, तो ये ऐसा बना देंगे। ये है आपका dz²। ओके, चलिए अगला मैं बता रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, टोटल नंबर
ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इन अ शेल n, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, है ना, ध्यान देंगे इधर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स m इन अ शेल n, ये क्या होता है, तो m इज इक्वल टू n स्क्वायर, m इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो कितने शेल्स, किसी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्या होता है, केवल s s s, ठीक है, फिर d d, और इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से f, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 f, ये क्या है, s p d, और ये f, s p d, s p s, 1s 2s 2s 3s 4s, 2p 3p 4p, 3d 4d 4f। क्वेश्चन क्या है, देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल मतलब वो डिब्बे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, किसी शेल में कितने होंगे, तो मैंने क्या लिखा है, देखो कोई झूठ नहीं लिखा है, सही बात लिखी है, m इज इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर, कितने m हो गए, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n स्क्वायर के बराबर, किसी भी शेल में उसके स्क्वायर के बराबर, जैसे मैं थर्ड पूछूंगा तो थर्ड शेल में उसी के स्क्वायर के बराबर, थर्ड शेल में n की वैल्यू क्या होगी, 3, तो n स्क्वायर, हाँ, इन थर्ड शेल n इक्वल टू 3, सो m इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, मतलब 9 ऑर्बिटल्स। चेक कर लो, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 ऑर्बिटल्स। हम लेते हैं, ये हो गया, चलो, इन फोर्थ सेल n इक्वल टू 4, तो ये होगा 4 स्क्वायर, मतलब क्या होगा, 16 ऑर्बिटल्स। आप गिन लीजिए यहाँ से यहाँ तक, 16 ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मैजिक, गुड। और ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 16 ऑर्बिटल्स विल कंटेन 32, तो हो तो गया 32, चौथे में 32, सब तरफ से क्रॉस चेक, सब तरफ से क्रॉस चेक, ये याद रखना। देखें, यस, नेक्स्ट कम्स नंबर 4 एंड लास्ट, स्पिन क्वांटम नंबर। किससे शो करेंगे इसको, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर्स, राइट। चलो यार, मैं ही बोलते जाऊंगा, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर्स, ये स्पिन का मतलब जानते हैं हम लोग, हाँ, क्रिकेट देखते हैं ना, क्रिकेट में बॉल स्पिन कराते हैं कि नहीं, किसको बोलते हैं, सीधी जाती गेंद या घूमती है, जो बॉल घूमती है, स्पिन, ऑफ स्पिन, है ना, लेग स्पिन, है ना, ये क्या है, ये जो है वो बॉल को स्पिन कराना, मतलब इधर से उधर घुमाना। तो सेम ये है स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम नंबर्स है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक होता है
क्लॉकवाइज, दूसरा क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। सो व्हाट डज इट टेल? इट डिस्क्राइब्स द एंगुलर momentum of an electron, right? You know, when we discussed about the azimuthal quantum number, there also that quantum number describes the orbital angular momentum, है ना? उसमें हमने azimuthal में जो पढ़ा एंगुलर मोमेंटम वो किसका था? वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। और यहाँ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा क्या आपको? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? सो इट हैज टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, राइट? ओरिएंटेशन टू टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन, राइट, of electron. Two types of orientation of electron. First, या एक ऑर्बिटल बनाते हैं हम, यहाँ देखते हैं इन वन ऑर्बिटल देयर आर टू इलेक्ट्रॉन्स। एक जो होता है वो उसका ओरिएंटेशन जो होता है वो प्लस हाफ, राइट? या इसको कह सकते हैं ये होता है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, क्लॉकवाइज ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड। इसकी जो वैल्यू होती है वो प्लस हाफ, जो ऊपर है अपवर्ड है, और डाउनवर्ड को इसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ। सो यू हैव सीन कि स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें इट आल्सो सजेस्ट अस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओरिएंटेशन कैसे होते हैं? दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, या तो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे। अपवर्ड हुए तो उसको हम प्लस हाफ से, और डाउनवर्ड हुए तो उसको माइनस हाफ से डिनोट करेंगे। ओके, चलिए अब आगे हम इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उसमें देखते हैं, राइट?